हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलवान सिंह। आज हम कर रहे हैं 7वीं कक्षा के इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 का दूसरा अध्याय, जिसका एक भाग मैं पहले ही करवा चुका हूँ। आज मैं आपको इसका दूसरा भाग करवाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। देखिए, यहाँ पर एक जो है मैप दिया हुआ है। इस मैप में जो है ये गहरे केसरी रंग में जो है इसमें नीचे जो है दिखाया हुआ है, दक्षिण भारत के अंदर एक सीमा दिखाई हुई है। ये चोल साम्राज्य दिखाया हुआ है जो भारत के अंदर है। इस पाठ में जो हम ये भाग कर रहे हैं, इसमें हम चोल साम्राज्य के बारे में जो है पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें जो मैप में आप देख रहे हैं, इसमें जो चोल साम्राज्य का नीचे जो अंश दिखाया हुआ है, इसमें देखिए ये चोल दिया हुआ है। इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे उरैयूर दिखाया हुआ है, ये तंजावुर है, यहाँ पर मदुराई है और ये पांड्य है, पांड्यन। ये सब नाम जो है आपके इस आगे पाठ को जो हम करेंगे इसमें आएंगे, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उरैयूर से तंजावुर तक। देखिए उरैयूर जो है यहाँ पर जो नक्शे में ये दिया हुआ है, उरैयूर, ध्यान से देखो। तो उरैयूर से जो है तंजावुर तक, और तंजावुर जो है ये इसके साथ में आगे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं ये कहानी क्या है। चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। यानी कावेरी जो डेल्टा था, यहाँ पर मुट्रियार नाम का एक मुखिया परिवार था जिसका राज था। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, अर्थात उनके अधीन थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हरा कर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निसुम सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। निसुम सुदिनी यानी दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना। अब देखिए यहाँ पर जो विजयालय था, इसने 850 ईस्वी में जो है मुट्रियारों को हराकर जो कावेरी का डेल्टा है इस पर कब्जा कर लिया। और 850 के बाद 985 में जो राजा आया वो सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में माना गया, चोल शासक राज प्रथम। तो बीच में जो थे इसमें बहुत सारे शासक आए जिन्होंने चोल साम्राज्य को बढ़ाने में, उसकी शक्ति को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। अब एक छोटा सा जो है हम एक वृत्तांत देखते हैं कि इनके बीच में कौन कौन राजा आया। वैसे तो देखिए चोल जो शासक थे उन्होंने 9वीं सदी से 13वीं सदी तक बहुत अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल साम्राज्य के 20 राजा हुए लगभग, और उन 20 राजाओं ने दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से पर 400 साल तक राज किया। विजयालय जो हमने सबसे पहले जो इनके संस्थापक रहे हैं चोल वंश के, विजयालय ने जो है जैसा यहाँ पर बताया कि निसुम्ब सुदनी का मंदिर बनवाया
और विजयालय ने अपने आप को नरकेसरी की उपाधि के रूप में धारित किया। विजयालय की मृत्यु के बाद उनका पुत्र उनका उत्तराधिकारी बना। विजयालय का पुत्र का नाम था आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने जो है पांड्यों को हराया और मदुरई पर कब्जा कर लिया। उसके बाद आदित्य प्रथम का उत्तराधिकारी बना परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने पांड्य और सिंहल दोनों की जो संयुक्त शक्ति थी उसको परास्त किया, पल्लवों को हराया, बाणों को हराया, बैडुम्बों को हराकर अपने अधीन किया तथा राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को हराया। वास्तव में उसको चोलों का संस्थापक भी माना जाता है। किसको? परांतक प्रथम को। उसने लंकापति उदय के समय सिंहल पर एक नाकाम आक्रमण भी किया था, लेकिन अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय से उसकी बुरी तरह से हार हो गई और जो चोल साम्राज्य का उत्तरी भाग था जो वो राष्ट्रकूटों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे चोल साम्राज्य की नींव हिल गई। उसके बाद 965 ईस्वी में कृष्ण तृतीय की मौत हो गई, मृत्यु हो गई और फिर से राष्ट्रकूट जो है वो राष्ट्रकूटों का उसके कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटों का पतन होना शुरू हो गया और फिर से चोल जो है शक्ति में आना शुरू हो गई। अब जो प्रांतक प्रथम था उसके बाद लगभग 30 वर्षों तक दूसरे राजा आए जिन्होंने शासन किया। प्रांतक प्रथम के बाद जैसे गंडरादित्य, फिर गंडरादित्य का उत्तराधिकारी बना अरिंजय, अरिंजय का उत्तराधिकारी बना सुंदर। इन चोल राजाओं ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। सुंदर को जो है प्रांतक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। प्रांतक द्वितीय के बाद उनका पुत्र अरुमोली वर्मन 985 में शासक बना और उसने अपने आप को राज प्रथम की उपाधि देकर घोषित किया, अर्थात वो राज प्रथम घोषित हुआ। अब राज प्रथम जो है यहाँ से शुरू हो गए हम। ये राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया और उसने जो है 30 साल तक शासन किया। 30 साल के शासन में राज ने जो है पूर्वी चालुक्य राजा था उसको पराजित किया, मदुरई के जो पांड्यन थे उनको पराजित करके अपने अधीन कर लिया तथा मालाबार के जो सामंत थे उनको भी हराकर अपने अधीन कर लिया। उसने लंका का उत्तरी भाग भी जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। उसने शक्तिशाली समुद्री बेड़ा तैयार किया और कई टापू भी जीते और तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया जिसको बृहदेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। अब राज प्रथम जो था उसका बेटा था राजेंद्र प्रथम। तो राज प्रथम के बाद उसका बेटा राजेंद्र प्रथम जो है चोल शासक बना। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली, अर्थात पूरी श्रीलंका को जो है जीत लिया।
और श्रीलंका के जो राजा रानी के मुकुट हैं और जो राज चिन्ह थे उन पर कब्जा कर लिया। उसने पाल शासक महिपाल को भी हरा लिया और गंगा घाटी तक अपना जो है आधिपत्य बना लिया, अर्थात अपने साम्राज्य को गंगा घाटी तक जो है फैला लिया। और उसके बाद उसको जो है गंगई कोंड चोल की उपाधि से नवाजा गया तथा तंजौर के पास चोल गंगम तालाब भी उसने बनवाए। और इसके बाद राजेंद्र प्रथम का जो उत्तराधिकारी बना वो था राजाधिराज। राजाधिराज ने जो है जो चालुक्य निरेश था सोमेश्वर, उसके हाथों जो है राजाधिराज प्रथम जो है उसकी मृत्यु हो गई, वो मारा गया युद्ध में, कोपम युद्ध के अंदर। तो राजाधिराज का जो प्रथम का जो छोटा भाई था राजेंद्र द्वितीय, उसने फिर जो है सोमेश्वर को हराया। और जो उसके बाद राजेंद्र द्वितीय का जो छोटा भाई था वो शासक बना, जिसका नाम था वीर राजेंद्र। और फिर वीर राजेंद्र जो है उसने जो है चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम को हराया। और इस प्रकार से जो है ये सिलसिला राजाओं का चलता रहा। और जो अंतिम चोल शासक जो था वो बना फिर जो है राजेंद्र तृतीय। और राजेंद्र तृतीय को 1258 में पांड्य शासक सुंदर ने हराकर अपने अधीन कर लिया था। तो ये थी चोल शासकों की पूरी कहानी। चलिए अब हम पाठ में पढ़ते हैं। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने अब उसकी नीतियों को जारी रखा और उसे गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई, जो कि मैं अभी तुम्हें बता चुका था, समुद्री बेड़ा। आगे बढ़ते हैं। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोल की उपाधि किसको मिली थी? राजेंद्र प्रथम को। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। जो मंदिरों को दान दी जाती थी भूमि, इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। जो मंदिर में रहते थे या उसके आसपास रहते थे और जो मंदिर के लिए काम करते थे। कौन? पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृत्यक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक यानी जो है रुपए से संबंधित आर्थिक क्रियाएं, जिन क्रियाओं से हम जो है धन कमा सकें, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती। प्रतिमा यानी मूर्तियां, शिल्प कारीगर। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। यहाँ पर एक प्रतिमा बनाई गई है, देखिए ये प्रतिमा कांस्य की प्रतिमा है ये, और ये जो है चोल शासकों के समय की है, इसलिए इसको चोल कांस्य प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। और इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाया गया है। हम इसको जानने के लिए आगे अध्याय नंबर 6 के अंदर भी पढ़ेंगे।
चोल शासन के समय में कृषि और सिंचाई के बात यहाँ पर बताई गई है। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती, ऐसा आप मानचित्र में देख सकते हैं। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, उड़ेलती है, उस जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आर्द्रता मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेती तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जो नदी जब समुद्र में गिरती है, लास्ट टाइम जब आता है नदी का, तो वो फैल जाती है और छोटी छोटी धाराओं में बहने लग जाती है, पक्षी के पंजे की तरह, और जो है अपने साथ लाई हुई जितने भी अवसाद है, मिट्टी है, वो वहीं पर छोड़ देती है। ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया हुआ है, ये एक हौज बनाया हुआ है। इस हौज में जो है पानी इकट्ठा किया जाता है, जो कि खेती में सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। ये 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जलद्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। कृत्रिम रूप से यानी बनावटी रूप से, यानी वहाँ पर पानी पहुँचता नहीं था, बल्कि उसको किसी तरह से पहुँचाकर जो है फसलों में सिंचाई की जाती थी। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। याद रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना। इन कामों को, श्रम मैंने मजदूरी, मेहनत, काम, संसाधन यानी जो खेती बाड़ी के लिए और सिंचाई के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से जो है अपनी दिलचस्पी दिखाई, यानी रुचि दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता है, यानी किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता है, और जो गांव होते हैं इस तरह के, उन गांवों के समूह को कहा जाता है नाडू। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। वेलाल जाति थी एक जो बहुत समृद्ध थी, और उसके जो धनी किसान थे उनको जो है सरकार में रखा जाता था, और उन्हीं की देखरेख में नाडू के कामकाज जो है
उनको नियंत्रित किया जाता था। नाडु यानी कई गांवों का समूह, उसको हम कहते हैं नाडु। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन यानी किसान, अरियार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी। इनको याद रखना, मुवेंद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं जो प्रदान करने वाला वेलन है उसको कहते हैं मुवेंद वेलन यानी किसान, और अरियार यानी प्रधान, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। मूर्ति के प्रकार, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वैसे वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहते हैं वेलन वगाई, यानी जो ब्राह्मणों की नहीं है, गैर ब्राह्मणों किसान जो है उनकी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। देवदान तिरुनमटुकनी यानी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहते हैं। और पली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ये नाम भी याद करने आपने। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ है, यानी भूमि जो ब्राह्मणों को दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय कहते हैं। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिणी भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई, यानी बहुत सारे ब्राह्मण जो है वहां पर आकर बसने लगे। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे, यानी व्यापारियों के संघ को क्या कहते थे? नगरम। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्थर के छोटे टिकटों पर लिख दिए जाते थे और मिट्टी के बर्तन में डाल दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था, यानी जैसे लॉटरी सिस्टम। यहाँ पर एक अभिलेख और उसकी लिखित सामग्री का कुछ लिखा हुआ है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता किसको मिलती थी और उसकी क्या कंडीशंस थी। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, यानी उस सभा का सदस्य वही बन सकता है जो ऐसी भूमि का मालिक है जिससे भू राजस्व यानी भूमि पर टैक्स जिससे वसूला जा सके। उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए, उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए, यानी पढ़े लिखे होने चाहिए अच्छे, और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य है तो वो इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति, एक कृति यानी जो किताब या जो रचना होती है, पेरियापुरम से एक उद्धरण है। यहाँ पर क्या है? अडनूर की सरहदों, यानी आम आदमी के लिए जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, अडनूर की सरहदों पर, अडनूर जगह है कि सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों यानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा
पुलाया जो है एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे, यानी उस समाज में नहीं मानते थे। वेलाल और ब्राह्मण जो है अपने समाज में नहीं मानते थे पुलाया को। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े पुलियार यानी जो पुलाया लोग हैं उनका बहुवचन है ये, पुलियार को दिन में काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी, यानी उसको चेतावनी दे दी कि समय हो गया है, अब काम पर जाइए। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो इस प्रकार से वर्णन दिया है आम आदमियों का। तो ये जो है पाठ हमारा ख़त्म हो गया है। इसको आप जो है बार बार सुनिए और अच्छी तरह से याद कीजिए, और इसके बाद मैं जो प्रश्न इसके डालूँगा उनके उत्तर आप नोटबुक में नोट करें और याद करें। धन्यवाद।